माँ सरस्वती को नमन करते हुए प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों और साथियों सभी को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में हम राजनीति विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है, राजनीति विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान एक दर्शन है, राजनीति विज्ञान एक विचारधारा है और राजनीति विज्ञान एक सिद्धांत है। और राजनीति विज्ञान का अर्थ और प्रकृति और क्षेत्र और दृष्टि के आधार पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण का भी अध्ययन करेंगे। साथियों, आपको बता देता हूं कि ये जो शुरुआत है ये हमारी बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी संपूर्ण सार है, आपका संपूर्ण सार है, जिसमें हम राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि सभी जो साथी हैं जो राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं, जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या बीए की तैयारी कर रहे हैं या एमए की तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, आरएस आईएएस या ऑल कंपटीशन, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप मुझे उम्मीद है कि साथियों आप ये क्लास को बहुत ध्यान से सुनना है। साथियों, हमारा ये मेथड आपको बता देता हूँ, इस मेथड को आपको कैसे यूज करना है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। साथियों, यहाँ पर इस मेथड को देखिए, काफ़ी विद्यार्थियों और साथियों की शिकायत आती है, सर हम मोबाइल को लॉन्ग टाइम तक नहीं देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ऑडियो लेक्चर्स बहुत ही विस्तृत रूप से, बहुत ही अच्छे तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस ऑडियो लेक्चर को अपने कानों में ईयरफोन लगाकर आंखें बंद करके आराम से ध्यान से सुनना है, या जहाँ पर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप उसको ध्यान से सुन सकते हैं, या आप इसका लाउड स्पीकर में लगाकर अपने कमरे में आराम से अपने काम करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए भी इसका सुन सकते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा होगा। और साथियों, मैं एक बात आपको हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहता हूँ कि आप एनसीईआरटी की 11th और 12th की किताबें अवश्य पढ़ें, वो आपका एक महत्वपूर्ण आधार और बेस होता है। तो चलिए साथियों, आज की शुरुआत करते हैं कि राजनीति विज्ञान की। ठीक है, देखिए, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो मुझे पता है कि आप राजनीति विज्ञान से काफ़ी परिचित होंगे, लेकिन एक बार पुनः आपसे वापस रूबरू करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक चीज़ मांग रहा हूं कि इस वीडियो को आप अपने लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर करना। हो सकता है यही मेरी सबसे बड़ी आपके लिए गुरु दक्षिणा के रूप में प्रयास होगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप गुरु दक्षिणा के रूप में ये छोटा सा प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए साथियों, बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान। देखिए, अध्ययन के एक विषय के रूप में यदि राजनीति विज्ञान का इतिहास उठाकर देखते हैं तो बहुत प्राचीन है। यदि हम अध्ययन की दृष्टि से यदि राजनीति विज्ञान का इतिहास देखते हैं तो वो क्या है, बहुत प्राचीन है, क्योंकि इसका जो राजनीति विज्ञान का जो जन्म हुआ है वो यूनान की राजनीति विज्ञान की जन्मस्थली कहा जाता है। क्योंकि इसको यूनान को राजनीति विज्ञान की जन्मस्थली कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा साथियों कि यूनान में ग्रीक जो दार्शनिक थे, जिसको हम तिकड़ी के नाम से भी जानते हैं, वो है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। उन्हीं के आधार पर, वहीं पर यह इन्होंने जन्म लिया, जिसको हम क्रम से ये भी कहते हैं, इस तिकड़ी को हम क्रम से कहते हैं बीज, बेल और फूल कहा जाता है। इस तिकड़ी को, जैसे सुकरात है तो उसको बीज की संख्या देते हैं, प्लेटो को हम बेल की संख्या देते हैं और अरस्तु को हम फूल की संख्या देते हैं। यहीं से राजनीति विज्ञान का क्या होता है, जन्म होता है। क्योंकि आपको पता होगा अरस्तु ने अपनी पुस्तक कौन सी, पॉलिटिक्स में राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को सर्वप्रथम एक राजनीतिक सामाजिक प्राणी कहा है। ये कोटेशन कई बार हमारे 11th-12th की क्लासों के अंदर पूछा जाता है, कई बार हमारी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये सवाल पूछी जाती है, जो बहुत सिंपल, क्योंकि हमारा ये सीधा सीधा सवाल आता है कि राजनीति विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु ने कौन सी किताब लिखी, पॉलिटिक्स,
और पॉलिटिक्स में ये कोटेशन उनकी है कि सर्वप्रथम एक राजनीतिक सामाजिक प्राणी का है। मनुष्य प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु कहता है कि मनुष्य प्रकृति से क्या है, राजनीतिक प्राणी है। वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता है, जिसे समाज में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, अवश्य ही या तो वो क्या होगा, पशु होना चाहिए या देवता होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक्स में महत्वपूर्ण रूप से फैक्ट लिखा हुआ है कि ये कई बार ये पूछा जाता है कोटेशन ये किसकी है, कि जैसे कोटेशन आप बड़े ध्यान से सुनना कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता और अथवा जिसे समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो अवश्य या तो क्या होगा, वो पशु होगा या वो देवता होगा। तो ये बात किसने कही है, अरस्तु ने कही है। हाँ, बात करते हैं साथियों कि जैसे राजनीति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, तो कहा जाता है कि ये पॉलिस शब्द से हुई है, और पॉलिस जो यूनानी शब्द है और उससे का अर्थ होता है नगर, राज्य, नगर या राज्य। इसके अलावा पॉलिटी का मतलब होता है सरकार, और पोलिसिया का मतलब होता है संविधान। तो पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य, पॉलिटी का मतलब होता है सरकार, और पोलिसिया का मतलब होता है संविधान। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वप्रथम यूनानियों ने ही राजनीति विज्ञान को अंधविश्वास, काल्पनिक मान्यताओं और विसंगतियों और बिखरे रूप से बाहर निकाल कर एक व्यवस्थित विज्ञान का रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, यूनानियों का। ठीक है, जहाँ तक भारतीय राजनीतिक अध्ययन की प्राचीनता का बात करते हैं, तो विभिन्न रूप से अपन वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ या स्मृतियाँ या महाकाव्य या नीति ग्रंथ में हमारे को ये देखने को मिलता है। यानी हमारे भारतीय जो राजनीति विज्ञान है या भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों, स्मृतियों, महाकाव्यों या नीति ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। और प्राचीन भारतीय सामाजिक चिंतक में मनु को राजनीतिक रूप से व्यवस्थित कर देने का श्रेय जाता है। यानी पहली बार हमारे भारतीय इतिहास में उठाकर देखें तो मनु को ही राजनीति को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय दिया जा सकता है। अब साथियों बात करते हैं कि जैसे कि राजनीति कला से विज्ञान के सफ़र में इसको विभिन्न नामों, परिभाषाओं और स्वरूपों से गुजरा है। यानी इसको बहुत सारे अलग अलग राजनीति जो विचारक थे उन्होंने अलग अलग कहीं राजनीति विज्ञान को एक कला मानते हैं, कुछ लोग इसको राजनीति विज्ञान मानते हैं, कुछ लोग इसको राजनीति विज्ञान और कला दोनों मानते हैं, कुछ लोग इसको राजनीति विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान मानते हैं। तो इसको बहुत सा ये कलाओं से गुजरा है और इसका प्रेक्षण होता रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ यह है कि राजनीतिक कला से विज्ञान के सफ़र में विभिन्न नामों, परिभाषाओं और स्वरूपों से गुजरी है। अतः यहाँ इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके विभिन्न नामों के अभिप्राय को हमारे को समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या है। तो राजनीति आपको पता है कि एक अंग्रेजी शब्द है जो पॉलिटिक्स की बात करता है। राजनीति अंग्रेजी शब्द के पॉलिटिक्स की शाब्दिक उत्पत्ति किससे हुई है, यूनानी शब्द पॉलिस से हुई है। किससे हुई है, यूनानी शब्द पॉलिस से हुई है, और जिसका अभिप्राय यह होता है कि नगर राज्य। एक अन्य संदर्भ में हम बात कर सकते हैं कि राजनीति की उत्पत्ति दो अन्य शब्दों से भी मानी जाती है, जैसे पॉलिटी यानी अर्थात सरकार, पॉलिसिया अर्थात संविधान से भी बात की जाती है। तो ध्यान रखना विशेष रूप से ज़्यादातर होता है पॉलिटिक्स जो शाब्दिक यूनानी शब्द का पॉलिस से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है नगर राज्य। साथियों अब बात करते हैं से भी मानी जा सकती हैं। कुछ हमारी परिभाषा की दृष्टि से देखते हैं तो राजनीति से तात्पर्य है शासन की दिन प्रतिदिन की व्यवहारिक कार्यों और नीतियों से होता है। यदि हम बात करें कि एक साधारण भाषा में हम बात करें कि राजनीति से क्या तात्पर्य है, तो राजनीति से साधारण भाषा में यह तात्पर्य आता है कि जो दिन प्रतिदिन के व्यवहारिक कार्य या नीतियों से होता है वो राज्य के मौलिक सिद्धांतों से नहीं होता है। अब बात करते हैं साथियों कि जैसे राजनीति विज्ञान तो समाज विज्ञान की एक शाखा के रूप में हम राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य,
या सरकार या प्रशासन या व्यक्ति या समाज के विविध संबंधों को व्यवस्थित या क्रमबद्ध अध्ययन से हैं। यदि हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, ठीक है, हम पहली बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है। वैसे इसको आगे क्रम से बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन राजनीति विज्ञान विज्ञान है तो समाज विज्ञान की एक शाखा है, क्योंकि समाज विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कि मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, ये सारे होते हैं। उसी प्रकार से समाज विज्ञान की एक शाखा के रूप में हम राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो हम जोड़ते हैं किससे, जैसे राजनीति विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, राज्य का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं, प्रशासन का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति या समाज के विभिन्न संबंधों को हम व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और ये राज्य के विभिन्न रूपों के ज्ञान का एक संग्रह है और उसी को हम राजनीति विज्ञान के नाम से देते हैं। अब साथियों, कुछ विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं बल्कि दर्शन है। इस पर हम आगे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अभी संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। राजनीतिक दर्शन में राजनीतिक दर्शन क्या होता है? पहले हमने बात की थी कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है, तो विज्ञान का मतलब होता है, आपको पता है कि आपने विज्ञान पढ़ा है, विज्ञान में क्या होता है, किसी भी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने वाला जो विषय होता है उसे विज्ञान कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान क्या कर रहा है, राज्य और सरकार और प्रशासन का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहा है, इस वजह से उसको राजनीति विज्ञान कहा जाता है। अब बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान दर्शन यानी राजनीति विज्ञान दर्शन कैसे है। तो राजनीतिक दर्शन में राजनीति के नैतिक या तात्विक पक्षों पर विचार किया जाता है, यानी हम राजनीति विज्ञान को हम दर्शन शास्त्र भी कह सकते हैं या दर्शन शास्त्र से झुकाव कह सकते हैं। तो कैसे कह सकते हैं, तो ध्यान रखना, क्योंकि राजनीति के नैतिक और तात्विक पक्षों पर यदि हम विचार किया जाता है तो इसमें राज्य और राजनीतिक जीवन के स्वरूप, राजनीतिक दायित्वों के आधार और विभिन्न राज व्यवस्थाओं की गुणवत्ताओं की जांच की जाती है और सार्वजनिक जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए दर्शन के इतिहास के विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से हम इसको राजनीति विज्ञान को दर्शन कह सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विचारधारा है, ठीक है। कुछ विचारक कहते हैं कि हमारे राजनीति विज्ञान एक विचारधारा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे यहाँ पर बनते हैं साथियों कि राजनीति विज्ञान एक विचारधारा है। राजनीति विज्ञान विचारधारा, अब विचारधारा से क्या तात्पर्य है, तो राजनीति विचारधारा का अभिप्राय होता है जैसे जीवन, समाज, शासन या प्रशासनिक विचारों की उस पद्धति से लिया जाता है जो प्रचार और व्यवहार में व्यापक और गहन प्रक्रियाओं द्वारा किसी विशेष समूह या समुदाय या दल या समाज और राष्ट्र का विशिष्ट आग्रह या विश्वास या मान्यता की जाती हैं, उसे हम राजनीतिक विचारधारा का रूप दे सकते हैं। और राजनीतिक विचारधारा का चरित्र राजनीतिक होता है और ये प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का दिशा निर्देशन करती है और पूर्व निर्धारित दिशा में कार्यों का संपादन करती हैं, उसे हम कहते हैं राजनीतिक विचारधारा। अब देखिए, राजनीतिक विचारधारा में बात करें, पूंजीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, तो ये विचारधारा में क्या आया, आपने देखा कि मैंने आपको क्या बताया कि विचारधारा का कार्य होता है कि जीवन, समाज या शासन या प्रशासनिक विचारों की उस पद्धति का नाम ले सकते हैं जो प्रचार और व्यवहार में क्या कर रहे हैं, व्यापक और गहन प्रक्रियाओं द्वारा किसी विशेष समूह या समुदाय या दल या समाज या राष्ट्र का विशिष्ट आग्रह और विश्वास और मान्यता की दी जाती हैं। और राजनीतिक विचारधारा का चरित्र कैसा होता है, राजनीतिक होता है, न कि सामाजिक होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से वो राजनीतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का दिशा निर्देशन भी करती हैं, यानी किस रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, न कि अप्रत्यक्ष रूप से, और पूर्व निर्धारित दिशा में कार्यों का संपादन भी करती हैं। उसे हम राजनीतिक विचारधारा का नाम दे सकते हैं। देखिए साथियों, हम बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान को बहुत सारे अलग अलग विचारकों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो उनकी कोटेशन कई बार हमारे महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो ये सिद्धांत की बात करें तो ये एक विचारात्मक उपकरण है। विचारात्मक क्या है, उपकरण है जिसमें राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित, निष्पक्ष
क्रमबद्ध विषयात्मक वर्णन किया जाता है। इसको बहुत ध्यान से सुनना आप। ये एक विचारात्मक उपकरण है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? एक विचारात्मक उपकरण है जिसमें राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित, निष्पक्ष, क्रमबद्ध और विषयात्मक वर्णन किया जाता है। इसमें पृथक दिखने वाले प्रेक्षणीय घटनाएं एक साथ लाकर और सुव्यवस्थित ढंग से परस्पर संबंध कर दी जाती है। अन्य शब्दों में हम बात कर सकते हैं कि इसमें राजनीति विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही राजनीतिक सिद्धांत है। क्या है? राजनीति विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही राजनीतिक सिद्धांत है। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि राजनीतिक विज्ञान तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, लेकिन एक बार मैं पुनः राजनीतिक सिद्धांत पर हम फोकस कर देता हूं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। एक विचारधारात्मक उपकरण होता है जिसमें राजनीतिक जीवन के तथ्यों को सुव्यवस्थित, निष्पक्ष और क्रमबद्ध और विषयात्मक वर्णन किया जाता है। उसे हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। और इसमें पृथक दिखने वाली जो भी प्रेक्षणीय घटनाएं होती हैं उनको एक साथ लाकर एक सुव्यवस्थित ढंग से परस्पर संबंध किया जाता है। अन्य शब्दों में हम बात करें तो राजनीति विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही राजनीतिक सिद्धांत होती है। अब साथियों, यहाँ पर मैं कुछ कोटेशन आपको बताने जा रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है कि क्योंकि राजनीति विज्ञान को कुछ विचारकों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा है, तो कुछ राजनीति विज्ञान को इसको बात करते हैं कि अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे अपन बात करें कि कुछ राजनीतिक विचारक हैं, जैसे ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि राजनीतिक दर्शन के पिता कौन है। बहुत सिंपल सवाल कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजनीतिक दर्शन के पिता प्लेटो है। कौन है? राजनीतिक दर्शन के पिता कौन है? प्लेटो है। राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन है? तो ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु है। राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन है? यानी आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के पिता कौन है? मैकियावेली है। और बहुलवादियों का पिता किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। बहुलवादियों का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। और संविधानवादियों का पिता यानी संविधान को ज़्यादा महत्व किसने दिया? तो संविधानवादियों का पिता अरस्तु को कहा जाता है। तुलनात्मक पद्धति का जो पिता है वो किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और समुदायवादियों का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत का पिता किसको कहा जाता है? जॉन रॉल्स को। तो ध्यान रखना, अरस्तु को किस किस नाम से पिता के यानी राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है, बहुलवादियों के पिता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है, संविधानवादियों का पिता अरस्तु को जाना जाता है, तुलनात्मक पद्धति का पिता अरस्तु को जाना जाता है और समुदायवादियों का पिता अरस्तु को जाना जाता है। अब साथियों, आपके दिमाग में आता होगा, कई विद्यार्थी जो नए हैं या पहली बार राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, कि इनको पिता क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने पहली बार इस पद्धति का या इस शब्द का जन्म दिया इन्होंने। जैसे मान लीजिए कि हम अरस्तु की बात करते हैं तो पहली बार राजनीति शब्द या राजनीति को व्यवस्थित एक राजनीति विज्ञान देने का काम किया था, वो किसने किया था? अरस्तु ने किया था। इस कारण से हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। जैसे तुलनात्मक पद्धति है तो पहली बार इस तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाला कौन था? अरस्तु था। तो पहली बार तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाला अरस्तु था, तो उसी वजह से उसको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारी अगली प्रकृति की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों, कि हमारे राजनीति विज्ञान का जो अर्थ है या प्रकृति है या क्षेत्र है या उसकी दृष्टि है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, बहुत ही संक्षिप्त मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका पूरा निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो वास्तव में आपके लिए उपयोगी है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की यदि आप मेरे साथ लगातार हर क्लास में बने रहे तो मैं ये मानता हूँ कि आपको राजनीति विज्ञान में पारंगतता हासिल हो जाएगी, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको लगातार राजनीति विज्ञान से संबंधित क्लासें उपलब्ध रहेगी। तो आप
जो भी साथी नए हैं या पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना, आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम बात करते हैं कि अर्थ, प्रकृति या क्षेत्र या दृष्टि की बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रकृति या क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए हमें राजनीति को काल क्रम अनुसार विभाजित करना होगा। कि यदि हम राजनीति विज्ञान का बहुत अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको काल क्रम के अनुसार विभाजित करना होगा, क्योंकि राजनीति एक चलायमान विषय है। यानी राजनीति विज्ञान क्या है? एक चलायमान विषय है। इसको हम स्थिर नहीं कह सकते हैं। ये हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसमें हमेशा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे कहने का तात्पर्य मैं बता देता हूँ, जैसे सर्दी आती है तो अपन कंबल ओढ़ते हैं, और जैसे गर्मी आती है तो सूती वस्त्र पहनते हैं। उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान भी एक चलायमान परिस्थिति के अनुसार बदलती है, जिसकी प्रकृति और क्षेत्र और समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसकी प्रकृति, क्षेत्र, समय और परिस्थितियाँ के अनुसार क्या है? बदलता रहता है। इसके रूप और क्षेत्र को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नहीं किया जा सकता है। यानी हमारी जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस कहाँ होती है? एक लैब के अंदर स्थापित होती है, तो लेकिन उसकी तरह नहीं होता है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कहाँ होता है? समाज में होता है। जैसे मान लीजिए कि एक वोट आज इस एरिया में कौन विजेता होगा, तो हमें वहाँ उस विधानसभा क्षेत्र का हमें क्या करना होगा? सर्वे करना होगा। जबकि प्राकृतिक विज्ञान एक बंद कमरे में उसका रिसर्च होता है, जबकि राजनीति विज्ञान ऐसा नहीं है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, तो इसके रूप और क्षेत्र को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नहीं किया जा सकता। अतः राजनीति विज्ञान को हम दो भागों में विभाजित करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। दो भागों में कौन कौन से? एक परंपरागत रूप से राजनीति विज्ञान और दूसरा हमारा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। समझने की दृष्टि से ये विभाजन राजनीति विज्ञान के अध्ययन के तरीके को बताता है। यहाँ हम बात करते हैं, अब कहीं भी बात करते हैं कि क्या राजनीति विज्ञान को हम दो भागों में बांट सकते हैं, तो ध्यान रखना, इसको हम समझने की दृष्टि से ये विभाजन राजनीति विज्ञान के अध्ययन के तरीकों को बताता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये कालक्रम इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार की एक नियत रेखा नहीं खींची जा सकती है। हम ये नहीं कह सकते हैं इस काल से पहले तो परंपरागत राजनीति विज्ञान था और इसके बाद हमारा आधुनिक राजनीति विज्ञान। हम एक निश्चित दीवार नहीं खींच सकते हैं। हम एक अनुमानित, हमारे जो विचारक हैं वो इसका एक अनुमानित रूपरेखा तैयार करते हैं कि यहाँ तक जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन था वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के रूप में किया गया था। यहाँ तक जो हमारे संसाधन थे या हमारी परंपरागत रूप से जो हमारे विचार थे या उनका प्रयोग किया गया था, लेकिन इसके बाद हमारे राजनीति विज्ञान की आधुनिक पद्धतियों को काम में लिया गया था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं तो कालक्रम में इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार की हम नियत रेखा नहीं खींच सकते हैं। हाँ, प्राचीन राजनीतिक अध्ययन में और आधुनिक दृष्टिकोण या आधुनिक राजनीतिक अध्ययन के तरीके के प्राचीन दृष्टिकोण के दृष्टिगोचर हो सकता है और होता भी है। अतः मैंने यहाँ पर राजनीति विज्ञान की प्रकृति, परिभाषा और विभाजन के संदर्भ में और क्षेत्र को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है और आगे मैं इसको और भी विस्तृत रूप से करने का प्रयास करता हूँ। अब साथियों, हम बात करते हैं कि इसमें हम लेते हैं आज हमारा यहाँ तक हमने बात करी थी कि राजनीति विज्ञान का परिचय पढ़ा, राजनीति विज्ञान विज्ञान है क्या होती है, या राजनीति विज्ञान दर्शन, राजनीति विज्ञान विचारधारा, राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ और प्रकृति और क्षेत्र की दृष्टि की बात करती है। अब हम बात करेंगे आज परंपरागत राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान, देखिए पहली बात तो परंपरागत शब्द आते ही आपको पता है कि परंपराओं यानी प्राचीन काल से चली आ रही जो परंपराएं होती हैं, जैसे आपके समाज की बात करते हैं, समाज के अंदर जो परंपराएं होती हैं उन परंपरा, तो उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान के अंदर भी कुछ परंपराएं चली आ रही है। उन परंपराओं के माध्यम से हमारा अध्ययन किया गया है और उसी वजह से इसको परंपरागत राजनीतिक विज्ञान या ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसके जो विधियां हैं वो कैसी है, इसके दार्शनिक है,
ऐतिहासिक हैं, कानूनी पक्षों को अधिक महत्व दिया जाता है। ध्यान रखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पुटअप हो सकता है कि इसकी कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो ध्यान रखना, दार्शनिक। दार्शनिक मतलब जैसे ऐसे बैठे बैठे आदमी अंदाज़ा लगा सकता है, अच्छा इस बार तो यही एमएलए बनेगा, इस बार तो राजा, अब की बार तो यही सीट बनेगी। यानी वो क्या कर रहा है, दार्शनिक, यानी कल्पना कर रहा है वो बैठा बैठा। ऐतिहासिक मतलब होता है कि जैसे कि हमेशा इसी व्यक्ति की सीट आई है तो इस बार भी इसी की सीट आएगी। हमेशा एमएलए इसके दादा बनते थे, उसके बाद इसके फादर बनते थे, अब ये बेटा एमएलए बनेगा। तो हम ऐतिहासिक आधार पर इसका अंदाज़ा ऐसे लगाते हैं, ठीक है, कि राजनीतिक सीट, कानूनी पक्षों को अधिक महत्व। तो ध्यान रखना, दार्शनिक, ऐतिहासिक और कानूनी पक्ष किस में आते हैं, परंपरागत विधि में आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाता है साथियों। यहाँ पर ये सवाल बहुत बार महत्वपूर्ण रूप से कई बार पुटअप किया जाता है। अब बात करते हैं कि राज्य शासन या विधि निर्माण विषयों पर कौन सी विधि काम में ली जाती है। चिंतन मूलक पद्धति, चिंतन मूलक यानी सोचना, यानी राज्य के बारे में, शासन के बारे में, विधि निर्माण के विषय पर चिंतन मूलक पद्धति कार्य किया जाता है। और इसमें परंपरागत और आदर्शात्मक, नैतिकतावादी और शास्त्रीय दृष्टिकोण या उपागम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको किस किस नाम से दे सकते हैं, इसको हम परंपरागत नाम दे सकते हैं, परंपरागत राजनीतिक ज्ञान नाम दे सकते हैं, इसको हम आदर्शात्मक राजनीति विज्ञान का नाम दे सकते हैं, इसको हम नैतिकवादी राजनीति विज्ञान का नाम दे सकते हैं, इसको हम शास्त्रीय दृष्टिकोण के उपागम के नाम से भी जाना जा सकता है, या इसको कह सकते हैं मानकीय दृष्टिकोण के नाम से भी जान सकते हैं। अब बात करें कि यदि हम कालक्रम के अनुसार थोड़ा सा इसका आइडिया लें, तो कालक्रम की हम बात करें तो दृष्टि से बात करें तो इसको 600 ईसा पूर्व से लगाकर द्वितीय विश्व युद्ध तक से पहले तक माना जा सकता है। यानी हम परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक निश्चित रेखा तो नहीं खींच सकते हैं, लेकिन एक अनुमानित रेखा हम मान सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व, क्योंकि यूनान में इसका जन्म हुआ है, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक ये माना जा सकता है कि इस काल में परंपरागत राजनीति विज्ञान था। यह प्राचीन यूनान और रोमन काल में राजनीति विज्ञान को दर्शन, नीति, तर्क और इतिहास और विधि का आधार मिला। किसका मिला? यानी प्राचीन यूनान में और हमारे रोमन काल में राजनीति विज्ञान को दर्शन, नीति, तर्क और इतिहास और विधि का आधार मिला। मध्यकाल में आते आते इसको ईसाई धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण यानी राजनीति को प्रभावित किया है। यानी ईश्वरीय राज्य, ईश्वरीय शक्ति होती है और उसने राजा को बनाया। तो यानी मध्यकाल में हमारा ईसाई धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण राजनीति को प्रभावित की। यानी धर्म यानी राजनीति को किसके अधीन कर दिया? चर्च के अधीन किया था। और बाद में 16वीं सदी आती है और 16वीं सदी में पुनर्जागरण के कारण राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आते हैं। राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए और 18वीं सदी में आपको पता होगा कि हमारी औद्योगिक क्रांति का प्रभाव राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर भी हमारे को दिखाई देने लगता है। तो आपको याद रखना है ये चीज़ें कि जैसे शुरुआत में हमारे यहाँ पर किसका दर्शन, नीति, तर्क, इतिहास, विधि का देखने को मिलता है। मध्यकाल में आते हुए धर्मशास्त्रीय यानी धर्म का बहुत प्रभाव, ईसाई धर्म का बहुत दृष्टिकोण देखने को मिलता है। और 16वीं सदी में हमें पुनर्जागरण के कारण राष्ट्र राज्य का अस्तित्व देखने को मिलता है। और 18वीं सदी में हमारी औद्योगिक क्रांति होती है जिसमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन पर असर दिखाई देता है। उम्मीद है साथियों कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और यदि आप हो ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब साथियों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बनता है जो कई बार हमारे एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइम में सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से परंपरागत राजनीति विज्ञान के विचारक कौन है, या परंपरागत राजनीति विज्ञान का समर्थन करने वाला विचारक कौन है, ठीक है, या इनमें से परंपरागत राजनीति विज्ञान का विचारक कौन सा नहीं है। तो ये आपको बताना है कि इसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान का समर्थन करने वाले जो विचारक हैं उनको अपने दिमाग के अंदर स्टार बना लेना, दिमाग के अंदर फीड कर लेना। मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से हैं। एक तो है सुकरात,
दूसरा है प्लेटो, तीसरा है हमारा अरस्तु, चौथा हमारा सिसरो, पांचवा हमारा अगस्टाइन, छठा है हमारा एक्विनास और सातवां हमारा जॉन लॉक। ये 7 विचारक ऐसे हैं जो प्रमुख हैं, जो हमारा सीधा सीधा पुटअप सवाल किया जाता है, जो राजनीति विज्ञान को परंपरागत राजनीति विज्ञान के समर्थक माने जाते हैं। या ना परंपरागत राजनीति विज्ञान के समर्थक कौन कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, अगस्टाइन, एक्विनास और जॉन लॉक। ये सीधे सीधे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और ये आपसे बता दिए जाते हैं कि अब बात करते हैं कि साथियों, अब कई विद्यार्थी यहाँ पर सवाल करते हैं, तो क्या सर जो वर्तमान में एक मनुष्य है, जो वर्तमान में कोई राजनीति विज्ञान का, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, क्या मैं परंपरागत राजनीति विज्ञान का विचारक नहीं हो सकता? हो सकता हूँ। कैसे? यदि मान लिया जाए, जैसे मेरा यहाँ पर बात करें कि इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उस व्यक्ति ने कब जन्म लिया, उसका मतलब ये नहीं होता है कि उस व्यक्ति ने कब जन्म लिया, इसका मतलब यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जन्म लिया तो वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के समर्थक हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि यदि उसने राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए उसने अध्ययन की कौन सी पद्धतियाँ काम में ली, यदि उसने अध्ययन की पद्धतियाँ, यदि परंपरागत राजनीति विज्ञान की पद्धतियाँ काम में ली, तो इसका मतलब है कि वो विचारक कैसा है? परंपरागत राजनीति विचारक है। और यदि उस विचारक ने यदि आधुनिक राजनीति विचारक का अध्ययन करने के लिए आधुनिक राजनीति विज्ञान की पद्धतियाँ काम में ली, तो वो आधुनिक राजनीति विज्ञान का विचारक माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि पद्धतियों के आधार पर वो डिसाइड होगा कि वो किस प्रकार, कौन सा व्यक्ति है, किसका समर्थन कर रहा है। तो ध्यान रखना, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, अगस्टाइन, एक्विनास और लॉक। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल बनता है, इनमें जो हमारी परंपरागत राजनीति विज्ञान है, इसमें पद्धतियाँ कौन सी काम में ली जाती थी? तो ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे सीधा पुटअप किया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार ये सीधा सवाल पूछा जाता है। जैसे पद्धतियाँ कौन कौन सी है परंपरागत राजनीति विज्ञान की? इनकी है दार्शनिक पद्धति, तार्किक पद्धति, स्टार बना लेना, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये परंपरागत और आधुनिक दोनों में मैच खाता है, इस वजह से स्टार बना लेना। तो दार्शनिक, तार्किक, नैतिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और है हमारी विधिक पद्धति भी हमारी क्या होता है? आधुनिकता में मेच खाती है, लेकिन ध्यान रखना विधिक पद्धति हमारी परंपरागत में आती है। स्वैधानिक, संस्थागत और तुलनात्मक और मानकीय, ये बहुत स्टार अपने दिमाग के अंदर, ये सीधा हमारा सवाल पुटअप होता है। तो ध्यान रखना, दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक, विधिक, स्वैधानिक और संस्थागत और तुलनात्मक। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं साथियों कि आपको कैसा लगा। अब बात करते हैं साथियों कि इनकी विशेषताएं क्या है। जैसे विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए, दर्शन शास्त्र से हमारी प्रभावित जो अध्ययन है उसमें हम बात करते हैं, जैसे दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन है रूसो की सामान्य इच्छा, ग्रीन की राज्य का आधार है, ठीक है। और इनमें जो प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ ली है वो कौन सी है? निगमात्मक निगमात्मक पद्धति है, जबकि हमारी आधुनिक विचारधारा में हम इसको बहुत आगे वापस आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। मैं आपको इसका परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। एक क्लास के अंदर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, जिसको आपको परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या है और आधुनिक राजनीति विज्ञान क्या है, ये दोनों आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे हमारे एसपी वर्मा है, वो कहते हैं कि ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक और आदर्शात्मक और उपनिषदात्मक और वर्णनात्मक, ये सारे के सारे हमारे परंपरागत राजनीति विज्ञान में आते हैं। और यदि हम व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की बात करते हैं तो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन की बात करें तो हॉब्स, लॉक और रूसो की बात कर सकते हैं। और यदि हम अध्ययन विषय में यदि निरंतरता या सहमति पर बात करते हैं तो हम थॉमस मूर, यूटोपिया, रूसो की सामान्य इच्छा की बात कर सकते हैं। मुख्यतः संकुचित अध्ययन की बात करें, विशेषतः पाश्चात्य जगत के
पाश्चात्य जगत के उदारवादी संविधान और शासन को अध्ययन के साथ पुस्तकालयों में बैठकर तर्कपूर्ण पूर्णतः मात्र एक सैद्धांतिक अध्ययन होता है। अब बात करते हैं साथियों, कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि ये परंपरागत अध्ययन कैसे होता है। परंपरागत अध्ययन एक वैसा ही होता है जैसे एक बंद कमरे में बैठ जाता है आदमी और वो अपनी बहुत सारी किताबें ले लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि संवैधानिक, यानी इसका संवैधानिक मतलब बहुत सारे देशों का संविधान ले लिया और वो तुलना कर रहा है। या तुलनात्मक अध्ययन होता है, तो तुलनात्मक यानी एक बंद कमरे में बैठा है और एक दर्शन सोच रहा है कि राजा को ऐसा होना चाहिए, राजा को ऐसा करना चाहिए, राजा को ऐसा करना है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर अपन बात क्या कर रहे हैं कि वो दार्शनिक है, पद्धति काम में ले रहा है, तार्किक ज्ञान चिंतन कर रहा है वो। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इनकी जो हमारे परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो पत्तियां हैं वो कौन कौन सी है, एक बार मैं पुनः रिवीजन कर रहा हूँ। दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक, विधिक, संवैधानिक, संस्थागत और तुलनात्मक। साथियों, कई बार मैं किसी चीज़ का रिपीटेशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको अपने दिमाग के अंदर वेरी स्टार बना लेना आपको, क्योंकि ये सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है। अब साथियों, परंपरागत राजनीति विज्ञान को लेकर हमारे इसके अंदर भी परिभाषाओं को बांट दिया गया है। जैसे परंपरागत राजनीति विज्ञान में भी हम इसका विभाजन किया गया कि राज्य का अध्ययन करने वाली परिभाषाएं अलग विचार खुन दी है, सरकार का अध्ययन करने वाली परिभाषाएं अलग दी हैं, इसके अलावा राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाली परिभाषाएं अलग दी हैं। तो इनका भी विभाजन किया गया है। तो हम इसका भी अपन महत्वपूर्ण रूप से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करता है, यानी परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर बात कर रहे हैं। और ये कहते हैं, कुछ विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण सवाल पुटअप हो सकता है कि यहाँ सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करने वाले विचारक कौन कौन से हैं। पहले हमने बात की थी कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत राजनीति विज्ञान का समर्थन करने वाले विचारक कौन कौन हैं। तो उसमें हमने बात की थी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, अगस्टाइन, एक्विनास, लॉक। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करने वाला विषय है। ठीक है, अब इसका समर्थन करने वाले कौन कौन विचारक हैं और उनकी क्या परिभाषाएं हैं, ये सीधा सीधा सवाल पुटअप किया जाता है। आपने 11th-12th की क्लास में बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान के बारे में बहुत विस्तार से समझाया गया है, जो आपके लिए बहुत बेस्ट बनता है। और इसका बहुत आगे जिक्र होता है वापस आगे जाकर BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, इसका और विस्तार से होता है MA प्रीवियस के अंदर, बुक्स के अंदर भी बहुत अच्छे से, यूनिवर्सिटी की बुक्स, प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर बुक्स में ये मिलता है मैटर। बात करते हैं साथियों कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करने वाले विचारक कौन है। तो ध्यान रखना, बंसली, गैरिस, गेटल, गार्नर, जेलिनेक और लेविस। इनको नाम याद रख लेना। ये कौन कौन से विचारक हैं, ये याद हो जाएंगे आपको, बार बार आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ये सब चीज़ें आपसे, इनकी सबसे दोस्ती हो जाएगी, बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे ये सारे के सारे। जैसे बंसली हैं, गैरिस है, गेटल हैं, गार्नर है, जेलिनेक हैं या लेविस है, ये सारे के सारे आपके अच्छे मित्र बन जाएंगे। अब आपसे बहुत इजी परिभाषा आपने सुनी होगी गार्नर के बारे में कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। गार्नर ये कहता है कि जो राजनीति विज्ञान है उस राजनीति विज्ञान में प्रारंभ भी कहाँ से होता है, राज्य से होता है, और अंत भी कहाँ से होता है, राज्य से होता है। तो इनकी एक बहुत सिंपल परिभाषा कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अंत राज्य से होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, गार्नर साहब ये कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सिर्फ राज्य के बारे में लिखा हुआ है और किसी के बारे में नहीं लिखा हुआ है। गार्नर साहब ये कह रहे हैं। लॉर्ड हैक्टन क्या कह रहे हैं? लॉर्ड हैक्टन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य या उन परिस्थितियों से है जिसमें इसका विकास होता है। लॉर्ड हैक्टन की परिभाषा को बहुत विशेष ध्यान देना कि लॉर्ड हैक्टन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उन परिस्थितियों से है जिसमें इसका विकास होता है। अब बंसली कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। बंसली कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है जो वह समझने का प्रयास करता है। राज्य के आधारभूत तत्व क्या है और इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं।
अब इसी प्रकार से हमारे गेटल कहते हैं, गेटल की परिभाषा सबसे छोटी परिभाषा है। ध्यान रखना, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, बहुत छोटी परिभाषा है। गेटल कहते हैं राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। ये बहुत विश्लेषणात्मक, यहाँ पर सीधा सीधा सवाल आपसे पुटअप हो सकता है। अब बात करते हैं कि गेटल राजनीति विज्ञान की और परिभाषा दी है और इन परिभाषा को आपको याद रखना। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर ये सवाल कैसे आता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछ लिया गया, यहाँ लिख दिया गया कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, नीचे लिख दिया गया ये परिभाषा किस विचारक ने दी है। तो आपको वहाँ पर जैसे गेटल लिख दिया, मंसली लिख दिया, या गार्नर लिख दिया, गुडनाउ लिख दिया, या लीकोक लिख दिया, सीले नाम लिख दिया, तो इनमें से आपको पहचानना होगा और उस पर टिक लगाना होगा कि वास्तव में सही सवाल का प्रत्युत्तर क्या होगा। ठीक है, तो यदि वर्तमान आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं आपको बहुत सारी। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं कि गेटल राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान, राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। और गेटल की दूसरी परिभाषा कहता है कि राजनीति विज्ञान के अंदर राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य और राजनीतिक संगठन और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य, आप इसको याद कर लीजिए कि गेटल साहब हमारे को तीनों टेंस पढ़ा रहे हैं, यानी पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और ठीक है, तो ये तीनों टेंस पढ़ा रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी अतीत और वर्तमान और भविष्य। यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य और राजनीतिक संगठनों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ये कौन बात कर रहे हैं? गेटल कह रहे हैं। अब गुडनाउ क्या कहते हैं? ये सारे के सारे अभी तक जो विचारक मैंने बात कर रहा हूँ वो कौन से हैं? राज्य यानी राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। ठीक है, इसी के समर्थक विचारक हैं। आगे हैं गुडनाउ, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य की इच्छा का निर्माण, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति या राज्य में इच्छा की क्रियान्विति से। ये इतने जो विचारक थे ये सारे के सारे समर्थक थे। बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल, वैसे बहुत सारे विचारक हैं लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो अति महत्वपूर्ण, जो बहुत ही एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेशन होते हैं, उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कुछ विचारक हैं जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करते हैं। कुछ विचारक हैं जो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में सिर्फ सरकार का अध्ययन होता है, इसके अलावा किसी भी का अध्ययन नहीं होता है। तो उसके समर्थन करने वाले हैं सीले, लीकोक और स्टीफन। ये तीन विचारक महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है। कौन कौन नाम है? सीले, लीकोक, स्टीफन। इनका मैं आपको अलग से बात करेंगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखना सीले, लीकोक, स्टीफन, ये तीनों विचारक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लीकोक क्या कहता है? राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है। लीकोक कहता है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है। सीले कहता है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे अर्थशास्त्री संपत्ति का। सीले की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है, तो ये सवाल आपको याद रखने की कोशिश करना है और अपने दिमाग के अंदर स्टार बना लेना है। राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे अर्थशास्त्री संपत्ति का, जीव शास्त्री और गणित में अंकों का, यानी जीव शास्त्री का और गणित अंकों का इसमें अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार हमारा राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। अब बात करते हैं साथियों, हमारी अगली कंडीशन आती है, कुछ विचारक कहते हैं कि ये राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों से संबंधित है। राज्य और सरकार दोनों से संबंधित है। इसमें मानने वाले विचारक कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, यहाँ पर है डिमोक, गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट। ये तीन विचारक महत्वपूर्ण हैं जिसमें हम बात करेंगे। डिमोक, गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट, ये तीनों विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों से संबंधित है। डिमोक की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से। डिमोक की परिभाषा क्या है? कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से। जबकि पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जो राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से संबंधित है। पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का सामाजिक विज्ञानों का वह भाग है
भाग हैं जो राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से संबंधित हैं। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन से संबंधित है, मानव जीवन से संबंधित है। अब स्पष्ट है कि जो विचारक या अपन बात कर रहे हैं साथियों कि स्पष्ट हम बात करें थोड़ी सी कि जैसे जो विचारक हैं या राजनीतिज्ञ हैं या राजनीति का अध्ययन वैचारिक हैं या नैतिक हैं या आदर्शात्मक है या चिंतन मूलक पद्धति से करता है तो उसे हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की श्रेणी में शामिल करेंगे। मैंने आपको पहले भी बात की क्लियर का कि उसका जन्म, उस व्यक्ति का जन्म कब हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। यदि उस व्यक्ति ने, यदि जो विचारक हैं या राजनीतिज्ञ हैं या राजनीति का अध्ययन करने वाला विचारक हैं या कोई भी नैतिक है या वो काम में लेता है, अपनी नैतिक लेता है या आदर्शवादी विधि काम में लेता है या चिंतन मूलक पद्धति से करता है तो उसे हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की श्रेणी में शामिल करेंगे। मान लीजिए जाए कि आप एक अध्ययन करता है, आप एक अध्ययन करता है कि राजनीति विज्ञान है या नहीं है, इसके बारे में कोई भी परिभाषा के बारे में आप राजनीति विज्ञान का विश्लेषण कर रहे हैं और यदि आपने अध्ययन की पद्धतियाँ यदि आपने ले ली, नैतिक ले ली, आदर्शात्मक ले ली या चिंतन मूलक ले ली तो आपको हम परंपरागत राजनीतिक श्रेणी में मानेंगे कि आप परंपरागत राजनीति विज्ञान की श्रेणी में शामिल होंगे, भले वो वर्तमान समय से भी क्यों न जुड़ा हो। और यदि उस विद्या कोई ऐसा विचारक हो और जो परंपरागत श्रेणी में प्राचीन काल में था लेकिन उसने आधुनिक विधियों को काम में लिया तो उसको हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में, तो आगे हम परंपरागत और आधुनिक में अंतर को सारणी के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ, मैं हमारी इस क्लास के अंत में कुछ विशेष आपको बहुत एक बात करते हैं विशेष डोज देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि ये सवाल यहाँ पर सीधे सीधे पुटअप होता है। जैसे ये पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी? अरस्तु ने। ये सीधा सवाल पुटअप किया जाता है, तो याद रखना राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान दिया अरस्तु ने। राजनीति विज्ञान को मौसम विज्ञान किसने कहा? जेम्स ब्राइस ने। मौसम विज्ञान की संज्ञा किसने दी? जेम्स ब्राइस ने। राजनीति विज्ञान मौसम विज्ञान है, जेम्स ब्राइस। राजनीति विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान है, ये भी बात जेम्स ब्राइस कहते हैं। तो ध्यान रखना मौसम भी कहाँ हो रहा है? आकाश में होता है, और अंतरिक्ष की भी बात कहाँ कर रहा है? आकाश की बात कर रहा है। तो ये दोनों बातें कौन कर रहा है? जेम्स ब्राइस कर रहे हैं। ठीक है, तो मौसम विज्ञान की बात जेम्स ब्राइस ने की है और अंतरिक्ष विज्ञान की भी बात जेम्स ब्राइस ने की है। उत्पादन का विज्ञान सेंट साइमन। उत्पादन का विज्ञान किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान एक उत्पादन का विज्ञान है? ये बात कहते हैं सेंट साइमन। राजनीति विज्ञान नगर पालिका का विज्ञान है। ये सीधी सीधी सवाल पूछे जाते हैं, कोटेशन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, संकलन है, वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण साथियों। तो राजनीति विज्ञान का उत्पादन का विज्ञान किसने कहा? सेंट साइमन ने। राजनीति विज्ञान को नगर पालिका का विज्ञान किसने कहा? सीले ने। राजनीति विज्ञान को नागरिक शास्त्र का विज्ञान किसने कहा? गांधी जी ने। नागरिक यानी राजनीति विज्ञान को नागरिक शास्त्र का विज्ञान किसने कहा? गांधी जी ने। राजनीति विज्ञान को आदर्शों नैतिकता का विज्ञान किसने कहा? फ्रेडरिक पोलक ने। यानी आदर्श राजनीति विज्ञान आदर्श का विज्ञान है, आदर्शों का विज्ञान है, या राजनीति विज्ञान नैतिकता का विज्ञान है, ये बात किसने की है? फ्रेडरिक पोलक ने। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान, ये किसने की है? कैटलिन ने बात की है। केटली के अंदर आप चाय होती है, केटली के अंदर क्या होती है? चाय होती है, और चाय पीते अपने को क्या आती है? शक्ति आती है। तो ध्यान रखना राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? कैटलिन ने। राजनीति विज्ञान निर्णय निर्माण का विज्ञान है, ये बात की है हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन, पहले हमने सेंट साइमन पढ़ा था, और जो सेंट साइमन वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान उत्पादन का विज्ञान है, और हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि हमारा राजनीति विज्ञान निर्णय निर्माण का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान, अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान नीति शास्त्र का विज्ञान है, ये बात करते हैं शुक्र। राजनीति विज्ञान, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि
राजनीति विज्ञान नीति विज्ञान है, ये बात कहते हैं लासवेल। कौन कहते हैं? लासवेल। अब बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और राजनीति विज्ञान है, ये बात करते हैं गेटल। कौन करते हैं? गेटल। तो राजनीति विज्ञान राज्य राजनीति विज्ञान है, ये बात करते हैं गेटल। राजनीति विज्ञान नीति विज्ञान है, ये बात करते हैं लासवेल। राजनीति विज्ञान नीति शास्त्र का विज्ञान है, ये बात करते हैं शुक्र। राजनीति विज्ञान निर्णय निर्माण का अध्ययन है, ये बात करते हैं हर्बर्ट साइमन। और राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये बात करते हैं कैटलिन। राजनीति विज्ञान आदर्श और नैतिकता का विज्ञान है, ये बात करते हैं फ्रेडरिक फोलक। राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र का विज्ञान है, ये बात करते हैं गांधी। राजनीति विज्ञान नगरपालिका का विज्ञान है, ये कहते हैं सीले। राजनीति विज्ञान नगरपालिका का विज्ञान है, ये बात कौन करते हैं? सीले। राजनीति विज्ञान उत्पादन का विज्ञान है, सेंट साइमन। और राजनीति विज्ञान अंतरिक्ष का विज्ञान है, ये बात करते हैं जेम्स ब्राइस। और राजनीति विज्ञान मौसम विज्ञान है, ये बात करते हैं जेम्स ब्राइस। और राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है, अरस्तु। उम्मीद है साथियों आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और यदि समझ में आ चुकी हो तो इस वीडियो को, यदि आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आप पहले से ही बने हुए हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक ज़रूर कर देना। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी और हमारी क्लासें आपको लगातार जारी रहेगी, इसलिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।